बात गोरखपुर नामक शहर की है। कविता एक मासूम सी लड़की है। बचपन में ही उसके माँ बाप का साया उसके सर से उठ गया। वो अपनी आंटी के साथ रहती है, लेकिन माँ बाप जैसा स्नेह उसे कभी ना मिल सका। कविता, कहाँ हो तुम? जरा इधर आओ, बाजार से कुछ सब्जियां ले आओ। शाम को इनके दोस्त का बेटा घर आ रहा है, मैं चाहती हूँ तुम उसके लिए कुछ अच्छा पकाओ। अब कविता थैला लेकर बाजार की ओर चलती है। वो पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती है। कविता बाजार पहुंची, उसने कुछ ताज़ी सब्जियां खरीदी और घर की ओर निकल पड़ी। तभी उसने कुछ महसूस किया। उसको लगा कि कोई लड़का उसका पीछा कर रहा है। कविता ने पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़का रुक गया और कविता वहां से घर वापस आ गई। कविता जैसे ही घर पहुंची तो उसने देखा कि वो लड़का भी वहीं खड़ा है। वो थैला लेकर किचन की तरफ पहुंची ही थी, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। कविता ने दरवाजे की दस्तक को अनसुना कर दिया। तभी मधु ने जाकर दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही बोल पड़ी, अरे रोहित, तुम कैसे हो बेटा? अंदर आओ और बताओ घर में सब कैसे हैं? रोहित ने मधु को नमस्ते किए। फिर मधु ने कविता को फौरन आवाज लगाई। कविता, रोहित आया है, उसके लिए चाय बना दो जल्दी से। चाय पीने के बाद मधु ने कहा, बेटा रोहित, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। फिर रोहित आराम करने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर के बाद कविता के अंकल रमेश भी आ गए। मधु, क्या रोहित आ गया? हाँ जी, आ गया है, अभी वो आराम कर रहा है। फिर 1-2 घंटे के अंदर ही कविता में रात का खाना भी तैयार कर दिया। सभी खाने बैठे, कविता खाना परोस रही थी। तभी रोहित बोला, आंटी, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ बेटा, हमारी कविता बहुत अच्छा खाना बनाती है। अगले ही दिन जब कविता सुबह देर से जागी तो मधु ने उसको बहुत डांटा। कविता, ये क्या आलस है तेरा? अभी तक सोई हो, खाना कौन बनाएगा? जाओ जाकर खाना बनाओ। कविता रोते हुए रसोई की तरफ चली गई। उसने जल्दी से सारा काम खत्म किया और फिर नाश्ता भी बना दिया। आंटी, नाश्ता तैयार है, आप सभी खा लीजिए। देखो जी, ये कविता आज फिर देर से उठी। हर रोज कभी देर से उठना, कभी काम अधूरा छोड़ना। कब तक सहन करूंगी मैं? बस भी करो, इतनी बड़ी बात मत बनाओ। अरे गलती होगी तो समझा दो, इतना डांटना ठीक नहीं है। काम सिखाना गुनाह है क्या? आज नहीं सीखेगी तो कल क्या करेगी? काम सिखाओ पर प्यार से। आपको तो बस उसकी ही फिक्र रहती है। तेरी मेहनत मैं जानता हूं, पर बच्ची पर इतना गुस्सा निकालना ठीक नहीं है। जब कविता रसोई में काम कर रही थी तो वहां पर रोहित आया और बोला, कविता, अगर तुम फ्री हो तो क्या मेरे लिए चाय बना सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, अभी बनाती हूँ। और उस दिन के लिए माफी चाहती हूँ। मैंने आपको पहचाना नहीं और आपके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। कोई बात नहीं। और उसके बाद रोहित रसोई में ही बैठ जाता है। चाय तो बस बहाना था, वो तो बस कविता को देखने आया था। जैसे ही कविता ने रोहित की ओर ध्यान दिया तो उसने देखा कि रोहित उसे ही देख रहा है। कविता ने जल्दी से काम खत्म किया और अंदर चली गई। कविता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रोहित उसे ऐसे क्यों देख रहा था, और वो इस बारे में किसी को बता भी नहीं सकती थी क्योंकि उसे समझने वाला कोई नहीं था। सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। शाम होने को आई थी और तभी मधु ने आवाज लगाई, अरे ओ कविता, शाम की चाय नसीब होगी या नहीं? महारानी कब तक ऐसे ही सोती रहेगी? कुछ लाज शर्म है कि नहीं? आंटी की आवाज सुनकर कविता जल्दी से उठ गई। जी अभी बनाती हूँ आपके लिए चाय, वो जरा मेरी आंख लग गई थी। रोहित रसोई घर में जाता है और कविता को बोलता है, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए। मधु आंटी आपसे इतना बुरा व्यवहार करती है, आप कैसे इतना कुछ सह लेती हैं? मुझे ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरी आंटी है और वो मेरे लिए मां सम्मान है। आपको उन्हें कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है। मधु ने रोहित और कविता को रसोई घर में बातें करते हुए देख लिया और इतना कुछ सुनाया कविता को। मेरे सामने तो तू बहुत अच्छा बनने का नाटक करती है, मेरी पीठ पीछे तू यह गुल खिला रही है। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था।
आंटी आप गलत समझ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम चुप रहो रोहित बेटा, तुम कुछ नहीं जानते। ये कविता जितनी शरीफ दिखती है उतनी है नहीं। तब तक मधु का पति भी आ गया, लेकिन मधु आज चुप रहने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि वो रोहित की शादी अपनी भांजी से करवाना चाहती थी। मधु वहां से गुस्से से चली जाती है। ये सब रोहित से ना देखा गया और वो अपना सामान उठाकर जाने लगा। रोहित बेटा, ऐसे रूठ कर मत जाओ। तुम्हारी आंटी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं। तुम्हारे पापा के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? वह क्या सोचेंगे हमारे बारे में? मुझे माफ कर दीजिए अंकल, पर मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता। यह तुमने सही नहीं किया मधु। बच्चों का बहुत दिल दुखाया है। बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोला करो। हाँ हाँ, इस घर में बुरी तो सिर्फ मैं ही हूं, बाकी सब अच्छे हैं। और वो कविता, वो तो आपकी चहेती है ना, उसके बारे में कैसे कुछ गलत सुन सकते हो? कविता ने भी रो रो कर बुरा हाल कर दिया था, बस अपनी किस्मत को ही कोसे जा रही थी कि आखिर वह पैदा ही क्यों हुई थी। आज उसकी वजह से रोहित की इतनी बेइज्जती हो गई। यही सोचते सोचते वो सो गई। अगले ही दिन रोहित के पिताजी कविता के घर आ गए। अनिल ने तुरंत हाथ जोड़कर रोहित के पापा से माफी मांगी और कहा, कल रात जो भी मधु ने तुम्हारे बेटे को कहा, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। रोहित के पापा ने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं अनिल, मुझे रोहित ने सब बता दिया है। मैं तो यहाँ रिश्ते की बात करने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कविता और रोहित की शादी हो जाए। यह तो बहुत अच्छी बात है कि आपने हमारी कविता को अपने घर के काबिल समझा। इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है? इतने में मधु भी बाहर आ गई। मैं इस शादी के लिए खुश नहीं हूं और ना ही मैं इस घर से कविता की शादी होने दूंगी। मैं उसको एक फूटी कोढ़ी तक नहीं दूंगी। चाहे आप जो मर्जी कर लो, मुझे कोई शौक नहीं है उस अनाथ की शादी देखने का। ये कैसी बातें कर रही है आप भाभी जी? कविता भी आपकी बेटी जैसी है। कविता जैसी बेटी किस्मत वालों को मिलती है। कृपया ऐसी बातें ना करें। मधु को वो बहुत समझाते हैं, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनती है। अब वो दोनों फैसला करते हैं कि शादी मंदिर से करेंगे, पर कविता इस शादी के लिए तैयार नहीं है। वो अपनी मामी का दिल दुखाकर शादी नहीं करना चाहती। मुझे माफ कर दीजिए अंकल, मैं ये शादी नहीं कर सकती। इस तरह से तो कभी नहीं, जहाँ मेरी आंटी का दिल दुखे। इतने सालों से आंटी मुझे पाल रही है, मैं उनके खिलाफ कैसे जा सकती हूँ? जैसी भी है मेरी आंटी है, अगर वो खुश नहीं है तो मैं ये शादी कभी नहीं करूँगी। जिस दिन आंटी इस शादी के लिए राजी हो जाएगी, उस दिन मैं ये शादी कर लूंगी। बहुत ही भाग्यशाली थी तेरी माँ, जिसने तुम जैसी बेटी को जन्म दिया। तुम जैसी बेटी भगवान सबको दे। बेटी तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिले। रोहित को समझाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझा लूंगा। वैसे मेरा बेटा बहुत समझदार है। ठीक है बेटी, अपना ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। घर पहुंचकर सबसे पहले उसने सारी बात रोहित को बता दी। कोई बात नहीं पिताजी, मैं कविता से तब तक शादी नहीं करूंगा जब तक वो खुद ना चाहे। उससे पहले मुझे उसका दिल जीतना होगा। अगले ही दिन जब कविता सब्जी लेने गई तो उसने देखा कि आगे रोहित खड़ा है। जैसे ही कविता वापस जाने लगी तो रोहित ने आवाज लगाई, मुझे आपसे कुछ बात करनी है कविता जी। पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, अब जाइए यहाँ से। आप चाहते क्या है मुझसे और ऐसा क्यों कर रहे हैं? इतना सब कुछ तो हो चुका है। मेरा पीछा क्यों कर रहे हो और मैं आपको पसंद तक नहीं करती। अच्छा तो ये बात है, आप मुझे पसंद ही नहीं करती। माफ कीजिए, आज के बाद मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगा। ये कहकर रोहित वहां से चला जाता है। कविता ने गुस्से में आकर रोहित को बहुत कुछ बोल दिया था, लेकिन अब उसे बहुत बुरा लग रहा था। जैसे ही कविता घर आई तो उसे बहुत बुरा लग रहा था, तो वो जोर जोर से रोने लगी। ये सब उसकी आंटी देख रही थी। आंटी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। मुझे कह दिया होता, मैं बना देती आपके लिए चाय। मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ कविता। शाम को तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं तो तैयार रहना, और उम्मीद करती हूँ तुम अपनी आंटी की बात नहीं टालोगी। ठीक है आंटी, जैसा आपको ठीक लगे। कविता अपने कमरे के एक कोने में चुपचाप बैठी है। रोहित की तस्वीर उसके मन में बार बार उबर रही है।
कहीं ना कहीं कविता के दिल में रोहित के लिए प्यार है, लेकिन अपनी आंटी की सख्ती के आगे वो खुद को मजबूर महसूस करती है। उसके दिल में एक लड़ाई चल रही है, प्यार और मजबूरी की लड़ाई। कविता, जाओ जाकर लड़के से मिल लो, वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कविता धीरे धीरे कमरे की तरफ जाती है। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही है, उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट है। जैसे ही कविता लड़के को देखती है तो उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी दोनों एक साथ आ जाती है, क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि रोहित है। कविता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। कविता, कैसा लगा तुम्हें लड़का? उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें लड़का पसंद आया होगा। मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। अब मैं तुम्हारी शादी खुद रोहित से करवाऊंगी। आखिरकार रोहित और कविता की शादी हो गई।